गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़ मैथ का ये चैप्टर हम लोग कर रहे थे। ये चैप्टर चल रहा था हम लोगों का। तो 4.1 और 4.2 दो एक्सरसाइज हम लोग ख़त्म किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। दो टॉपिक है, ठीक है। पहला टॉपिक है एंगल्स। देखो एंगल्स क्या है। एंगल्स मतलब जब दो रे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करता है, दो रे या दो से ज़्यादा रे, ठीक है, दो रे या दो से ज़्यादा रे अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करता है, उसी पॉइंट में एंगल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा रे। तो रे कैसा होता है? रे हम लोग किए थे पहले वीडियो में, हम लोग बताए थे, रे बताए थे, लाइन सेगमेंट बताए थे, लाइन बताए थे, सब कुछ बताए थे ना। तो रे क्या था? रे था दो पॉइंट को हम लोग क्या आपस में ज्वाइन किए थे, ठीक है ना। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। दोनों को आपस में तुम ज्वाइन करोगे। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। रे क्या होगा? कोई भी एक पॉइंट को कोई भी एक डायरेक्शन में अगर तुम एक्सटेंड कर दोगे तब जाके रे फॉर्मेशन होता है। कोई भी एक पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को, या तो ए को या तो बी को, तो इसको अगर तुम यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए और यहाँ पे क्या कर देंगे, एरो लगा देंगे, तो इसको बोला जाता है रे। इसको हम लोग कैसे लिखते थे? ए बी, ए से लेकर बी तक डायरेक्शन, ठीक है, इसको रे बोला जाता है। तो ऐसा दो या दो से ज़्यादा रे कोई भी एक अगर पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करता है, उसी पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो मान लो कि ये मेरे पास एक रे है, ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। इसको एक्सटेंड कर दी तो एक रे हो गया। दूसरा और एक तो मेरे पास रे है, मान लो ऐसा, ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो रे है, एक रे ए बी है, इसको हम लोग ऐसे लिखे ए बी, ये एक रे है। दूसरा रे तुम्हारा ए सी है, इसको हम ऐसे लिखे ए सी, ए से लेकर सी तक। तो ये दो रे तुम्हारा देखो इस ए पॉइंट में मीट किया हुआ है। ए बी भी तुम्हारा ए पॉइंट में मीट किया हुआ है, ए सी भी ए पॉइंट में है। मतलब क्या है, ए बी जो है, ए बी रे जो है और ए सी रे जो है, दोनों रे ही तुम्हारा ए पॉइंट में मीट किया हुआ है। मतलब क्या, ए बी और ए सी दोनों रे के लिए ए तुम्हारा क्या है, कॉमन पॉइंट है ना। ए बी रे में भी ए पॉइंट है, ए सी रे में भी ए पॉइंट है। मतलब क्या, ए पॉइंट तुम्हारा कॉमन पॉइंट है ए बी रे और ए सी रे के लिए, जहाँ पे ए बी और ए सी दोनों रे ही ए पॉइंट में मीट किया हुआ है। मतलब क्या, इसी पॉइंट में तुम्हारा एंगल फॉर्मेशन होगा। एंगल का डेफिनेशन तो वही था, जब दो और दो से ज़्यादा रे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट होता है, या तो दो और दो से ज़्यादा रे का कोई भी एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट होगा, उसी पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे दोनों रे का, ए बी और ए सी दोनों रे का ए तुम्हारा कॉमन पॉइंट है ना, क्योंकि ए पॉइंट ए बी रे में भी है, ए पॉइंट ए सी रे में भी है, और ए बी और ए सी दोनों रे ए पॉइंट में मीट हो रहा है। तो इस ए पॉइंट में तुम्हारा एंगल फॉर्मेशन होगा। इसको कैसे दिखाएंगे एंगल को? इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से एंगल को दिखाएंगे, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद और एक तो चीज़ हम लोग को जानना पड़ेगा कि आर्म्स व साइड्स किसको बोला जाएगा। आर्म्स और साइड्स, देखो आर्म्स और साइड्स किसको बोला जाएगा। देखो यहाँ पे ए बी और ए सी दोनों रे हैं, इसलिए ए बी और ए सी को हम क्या बोलेंगे, आर्म्स बोलेंगे या तो साइड्स बोलेंगे। तो यहाँ पे आर्म्स और साइड्स क्या होगा, ए बी और ए सी, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों रे ही एंगल का फॉर्मेशन किया है ना, इसीलिए ए बी और ए सी दोनों रे को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्म्स और साइड्स बोलेंगे। मतलब आर्म्स और साइड्स क्या है, जो रे से एंगल फॉर्मेशन होगा उसी रे को हम लोग आर्म्स और साइड्स बोलेंगे। यहाँ पे ए बी और ए सी दोनों रे के वजह से एंगल फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए ए बी और ए सी तुम्हारा क्या होगा, आर्म्स और साइड्स होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, वर्टेक्स किसको बोला जाएगा, जो कॉमन पॉइंट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल किसको बोलेंगे, जो कॉमन पॉइंट है उसी को हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, ए तुम्हारा कॉमन पॉइंट है, इसलिए वर्टेक्स ऑफ द एंगल हो जाएगा क्या, ए, और ये हो जाएगा आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल, जो कि ए बी और ए सी है। समझ में आया बात? ठीक, और एक एग्जाम्पल देके समझाते। मान लो ये तुम्हारा एक रे है, ये तुम्हारा एक रे है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, और इसको तुम एक्सटेंड कर दिए इस तरफ, तो पी क्यू एक रे है, ठीक है। उसके बाद मान लो ये तुम्हारा एक रे है, यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो एस, ये एक रे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रे तुम बना लिया, मान लो ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है, आर है,
मतलब यहाँ पे तीनों रे है। कौन सा रे है? पी क्यू एक रे है, पी क्यू ये एक रे है, उसका पी एस ये भी एक रे है, ठीक है, उसका पी आर ये भी एक रे है, तीनों रे है। और तीनों रे क्या पी पॉइंट में मीट किया हुआ है। तुम देखो ठीक से, पी आर रे वो भी पी पॉइंट में मीट किया है, पी क्यू रे वो भी पी पॉइंट में मीट किया हुआ है, पी एस रे वो भी पी पॉइंट में मीट किया हुआ है। तीनों रे ही पी पॉइंट में मीट किया है, मतलब तीनों रे के लिए पी तुम्हारा क्या है? कॉमन पॉइंट है, क्योंकि तीनों रे में ही पी है। पी क्यू में पी आर में भी पी है, पी क्यू रे में भी पी है, पी एस रे में भी पी है, मतलब तीनों रे के लिए पी तुम्हारा कॉमन पॉइंट है। समझ में आ रहा है? इसलिए एंगल कहाँ पे फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे तुम्हारा एंगल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना एंगल फॉर्मेशन होगा? 2 एंगल फॉर्मेशन होगा। क्यों 2 एंगल फॉर्मेशन होगा? देखो देखो, 2 रे के वजह से क्या एक एंगल फॉर्मेशन हुआ था? तुम ये वाले एग्जांपल के बारे में सोचो, जब 2 रे था तो दोनों रे मिलके एक एंगल फॉर्मेशन किया था ना। तो यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों रे को तुम बात करोगे तो इन दोनों रे मिलके यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन करेगा ना, और इन दोनों रे मिलके यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन करेगा। तो कितना एंगल फॉर्मेशन हुआ? 2 एंगल फॉर्मेशन हुआ। समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है? पी है, तो इसी को बोला जाएगा क्या? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इसको बोला जाएगा वर्टेक्स ऑफ द एंगल, क्योंकि वर्टेक्स ऑफ द एंगल क्या होता है? जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोला जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है। आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल कौन सा होगा? आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल, आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल कौन सा होगा? देखो, आर्म्स और साइड्स ऑफ एंगल किसको बोला जाता है? जो रे इन्वॉल्व है उसी को, मतलब जितना रेज यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा ये 2 एंगल फॉर्मेशन के लिए, उसी रेज को हम लोग क्या? आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा 3 ठो रे है? ये 3 ठो रे है, तो यही तुम्हारा हो जाएगा क्या? आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। जो रे इन्वॉल्व रहेगा एंगल फॉर्मेशन के लिए, उसी रेज को हम लोग क्या? आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल बोलेंगे। तो ये तीनों रे है यहाँ पे, तो ये तीनों रे ही तुम्हारा आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा है एंगल कैसे फॉर्मेशन होता है? वर्टेक्स ऑफ द एंगल समझा दिए, आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल किसको बोलेंगे ये भी समझा दिए, ठीक है। अब आते हैं एंगल कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे एंगल लिखेंगे। देखो इस एग्जाम्पल को नोटिस करो, ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। दोनों के लिए हम दिखा देते हैं कैसे एंगल हम लोग लिखेंगे। देखो एंगल यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे ए एंगल है ना, ए पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है जिसका हम साइन इस तरीके से दिए है। तो एंगल इस तरीके से लिखा जाता है, ये है एंगल का साइन, ये तुम्हारा एंगल का साइन है, ठीक है। अब ए पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ये तुम्हारा वर्टेक्स ऑफ द एंगल है, और ए पॉइंट में क्या एंगल फॉर्मेशन हुआ है? एंगल कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? जब 2 और 2 से ज़्यादा रे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करता है, उसी पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन होता है। तो देखो ए बी और ए सी दोनों ही ए पॉइंट में मीट किया है, तो इसी पॉइंट में तुम्हारा एंगल फॉर्मेशन होगा। जब दोनों या 2 से ज़्यादा रे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करता है, उसी पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो ए बी और ए सी दोनों रे ए पॉइंट में मीट किया हुआ है, मतलब ए पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन होगा। और इसको कैसे लिखा जाएगा? एंगल ए, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। लिखने का क्या बहुत सारा तरीका है, हम एक एक करके दिखाते हैं। ये पहला तरीका है एंगल लिखने का, ठीक है। तुम सिर्फ क्या लिखोगे? जिस पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है उसी पॉइंट को यहाँ पे लिख दोगे, और ये तुम्हारा क्या है? एंगल का साइन है, इस तरीके से लिखोगे। ये 1 नंबर तरीका है एंगल को लिखने के लिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है तुम्हें तीनों पॉइंट ही लिखना पड़ेगा, मतलब ए पॉइंट में भी लिखना पड़ेगा, बी पॉइंट भी लिखना पड़ेगा, सी पॉइंट भी लिखना पड़ेगा। लेकिन ए पॉइंट को तुम बीच में डालोगे, बी और सी का बीच में ए पॉइंट को डालोगे, क्योंकि ए पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है। फिर से सुन लो, या तो पहला वाला तरीका है तुम एंगल का साइन दोगे और जिस पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है सिर्फ उसी पॉइंट को लिख दोगे, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? अगर तुम तीनों पॉइंट ही लिखना चाहते हो, ए बी सी तीनों पॉइंट ही तुम लिखना चाहते हो, तो तुम्हें ए पॉइंट को बीच में देना होगा, बी और सी का बीच में लिखना होगा, क्योंकि ए पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है इसीलिए। तो बीच में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? एंगल का साइन दो और ए पॉइंट को बीच में लिख दो, बी और सी का, इस तरीके से। तो ये भी लिख पाओगे। अगर इसको तुम घुमा के लिखोगे, मतलब मान लो बी को बाद में लिखोगे, सी को पहले लिखोगे, वो भी लिख सकते हो। सी को पहले लिखो, बी को बाद में लिखो, लेकिन ए तुम्हारा बीच में ही रहेगा। तो ये तीनों तरीका है जिन तीनों तरीके से तुम एंगल को लिख सकते हो, एंगल को डिफाइन कर सकते हो। ये तुम्हारा एंगल साइन है, देखो ये तुम्हारा एंगल साइन है। तो या तो तुम पहला वाला तरीका लिखो, सिर्फ जिस पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है उसी पॉइंट को साइन दे के लिख दो। या तो अगर तीनों पॉइंट ही तुम लिखना चाहते हो, ए बी सी तीनों पॉइंट ही लिखना चाहते हो, तब जाके जिस पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है उसको तुम्हें बीच में डालना पड़ेगा। देखो हम दोनों केस में ही क्या उसको बीच में डाले। इसमें क्या लिखे? सिर्फ बी को आगे बिठाए, सी को बाद में बिठाए, और इसमें क्या सी को पहले बिठाए, बी को बाद में बिठाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ए को तुम्हें बीच में ही देना पड़ेगा, क्योंकि ए पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है। तो इन तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड में तुम एंगल को डिफाइन कर सकते हो, तीनों में से कोई भी, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 2 में आते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 में हम लोग
क्या लिखेंगे, एंगल को डिफाइन करेंगे। देखो अगर इसको तुम डिफाइन करते हो, इस एंगल को डिफाइन करते हो, हम इसको नहीं बता रहे, सिर्फ इस एंगल का बात कर रहे हैं, इस एंगल को डिफाइन करोगे तो क्या होगा, देखो किस पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है, पी पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है, तो कैसे लिखोगे, पी को बीच में डालोगे, क्योंकि जिस पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन होता है उसको बीच में डालना होता है, वही तो रूल है ना। तो पी पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है तो पी पॉइंट को तुम बीच में डालोगे, किसके बीच में डालोगे, एस और क्यू के बीच में डालोगे, क्योंकि ये जो एंगल है ये कैसा है, इतना सा एंगल है ना, मतलब एस पी क्यू, पी को बीच में डालोगे एस और क्यू का, ठीक है। तो इस तरीके से लिखोगे एस पी क्यू, क्योंकि पी पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है इसलिए पी पॉइंट बीच में रहेगा। और कैसे लिख सकते हो इसको, या तो क्यू को पहले लिखो एस को बाद में लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा एंगल का डिफाइन हो गया, इस तरीके से लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, इस वाला ये वाला एंगल को कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला एंगल भी तुम्हारा क्या पी पॉइंट ही तो है, जैसे ये वाला एंगल पी पॉइंट में फॉर्मेशन हुआ था, ये एंगल भी तो पी पॉइंट में फॉर्मेशन हुआ है ना। लेकिन जब तुम इस एंगल को लिखोगे तब तुम क्या लिखोगे, पी लिखोगे, आर लिखोगे और क्यू लिखोगे, तब एस को नहीं लेंगे क्योंकि एस तो ऊपर में चला गया, वो इस एंगल के लिए था, इस एंगल के लिए तो नहीं है। इस एंगल के लिए तुम्हारा क्या होगा, पी तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि पी पॉइंट में फॉर्मेशन हुआ है, और क्या रहेगा, पी रहेगा, आर रहेगा और क्यू रहेगा। मतलब तुम्हें पी पॉइंट को क्यू और आर को बीच में डालना होगा, पी पॉइंट को क्यू और आर को, पी पॉइंट को क्यू और आर के बीच में डालना पड़ेगा, क्योंकि पी पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है, जिस पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन होता है उसको बीच में डालना होता है। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, पी को बीच में डालेंगे, इसका क्यू और आर का, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, आर को पहले कर दो क्यू को बाद में कर दो, दोनों में से कोई भी, लेकिन हमेशा याद रखना पी को बीच में ही तुम्हें लिखना होगा, क्योंकि पी पॉइंट में ही एंगल फॉर्मेशन हुआ है, जिस पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन होता है उसको बीच में लिखना होता है। समझ में आया, ठीक है। तो यही है एंगल के बारे में, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर ऑफ द एंगल क्या है ये भी बता देते हैं। इंटीरियर ऑफ द एंगल, इंटीरियर ऑफ द एंगल मतलब क्या, एंगल के अंदर, एंगल के अंदर। जैसे मान लो ये एक तुम्हारा रे है और ये एक तुम्हारा रे है, दोनों रे इस ए पॉइंट में मीट किया हुआ है, मतलब इस पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब इंटीरियर ऑफ द एंगल मतलब क्या, एंगल के अंदर, एंगल के अंदर मतलब क्या, ऐसा ये वाला, ये एंगल के अंदर, इसको एंगल का अंदर बोला जाता है। मतलब दोनों रे का बीच वाला जो पोर्शन है, ये एक ठो रे है एसी, ये ए भी एक ठो रे है, तो दोनों रे का जो बीच वाला पोर्शन है, मिडिल वाला पोर्शन है दोनों रे का, उसको बोला जाता है इंटीरियर ऑफ द एंगल, मतलब एंगल के अंदर, ठीक है। और एक्सटीरियर क्या होगा, अगर पूछेंगे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, मतलब क्या, जो कि अंदर नहीं है वही एक्सटीरियर है, वही बाहर वाला है। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, मतलब क्या, ये वाला पोर्शन ये तुम्हारा एक्सटीरियर है, जो एंगल के बाहर रहेगा, मतलब दोनों रे का बीच में नहीं होगा, वही तुम्हारा एक्सटीरियर है। समझ में आया बात, चलो। तो ये हो गया एंगल के बारे में हम लोग पढ़ लिए, और जो भी पढ़े इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चन आंसर है, जो भी क्वेश्चन है वो सब इसके ऊपर है, एंगल्स के ऊपर है। तो देखो एक्सरसाइज 4.3 हम लोग सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 जो कि एंगल्स के ऊपर है। एक्सरसाइज 4.3, चलो सवाल नंबर 1। देखो सवाल नंबर 1 क्या पूछा है, सवाल नंबर 1 है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, मुझे उसका एंगल का नाम बताना पड़ेगा। तो चलो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो फिगर कैसा दिया है, ऐसा है, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ऐसा है, उसके बाद ऐसा, ऐसा और ऐसा दिया हुआ है ना, ऐसा। तुम रूलर से ड्रॉ करोगे, मेरा थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि रूलर तो बोर्ड में करना पॉसिबल नहीं है। तुम जब कॉपी में ड्रॉ करोगे तो रूलर और पेंसिल लेके ड्रॉ करोगे, ठीक है। हम तुम्हें समझाने के लिए एक फिगर ड्रॉ किए जो कि दिया हुआ है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। तो तुम्हें देखो एंगल लिखना होगा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है। तब एंगल क्या होगा, हम लोग बोले थे जब 2 या 2 से ज़्यादा रे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट होता है, मतलब दोनों रे का जब एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट तुम्हें मिलेगा, उसी पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है। अब तुम ए बी को देख लो, ये ए बी एक ठो रे है और ए डी एक ठो रे है, मतलब ए बी और ए डी का कॉमन पॉइंट क्या है, ए है, तो इसमें एक एंगल फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है बात। अब देखो ए डी और डी सी, ए डी रे को देखो और डी सी रे को देखो, तो ए डी और डी सी का कॉमन पॉइंट डी है, तो यहाँ पे एक तो तुम्हारा क्या होगा, एंगल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब DC और CB दोनों को देखो, तो DC के लिए भी C है, CB के लिए भी C है, मतलब C तुम्हारा कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन होगा। उसके बाद देखो AB को देखो और BC को देखो, AB एक रे है, BC एक रे है, तो AB और BC दोनों के लिए B तुम्हारा कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट में क्या होता है, एंगल फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ पे चारों एंगल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो A को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे,
इसको ऐसा लिखो, एंगल्स आर देखो इस ए एंगल को तुम कैसे लिखोगे, ऐसा लिखोगे डी ए बी, इस तरीके से लिखोगे, क्योंकि ए एंगल कैसे फॉर्मेशन हुआ है, ए बी और ए डी के वजह से, है ना। मतलब ए डी बी ये तीनों वर्टिसेस इन्वॉल्व है यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात। ए जो एंगल है ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है, ए बी रे और ए डी रे के वजह से। मतलब ए डी बी ये तीनों वर्टिसेस इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। मतलब तुम्हें अगर एंगल ए को लिखना होगा, तुम्हें उसको डी और बी का बीच में डालना होगा, क्योंकि ए पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है। तो डी और बी का बीच में डाल दो एंगल ए को, डी और बी को बीच में डाल दो, हो गया। ए एंगल हम लोग डिफाइन कर लिए, एंगल डी ए बी। अगर तुम चाहते हो कि बी को पहले लिखेंगे डी को बाद में लिखेंगे, वो भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तुम्हें देखना होगा ए बीच में है कि नहीं है, बस, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा उसके बाद डी को कैसे लिखेंगे, डी एंगल को। देखो डी एंगल कैसे फॉर्मेशन हुआ, ए डी और डी सी रे के वजह से, क्योंकि ए डी और डी सी रे का डी तुम्हारा कॉमन पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हुआ है। मतलब ए डी सी ये तीनों वर्टिसेस इन्वॉल्व है डी एंगल के लिए। मतलब मुझे डी एंगल को अगर डिफाइन करना है, उसको ए और सी का बीच में डालना है, क्योंकि डी तुम्हारा एंगल है, इसके लिए डी ही बीच में डालना है। जो पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन होता है उसी को बीच में डाला जाता है। तो डी को बीच में डालना है, ए और सी के बीच में, तो डाल दो। देखो ए और सी के बीच में हम डी को डाल दिए, तो हो गया क्या, ए डी सी, ये भी डी एंगल हो गया। अब ये भी सेम लॉजिक है, तुम सी को पहले लिखो या ए को बाद में लिखो, वो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ देखना होगा डी बीच में है कि नहीं है, बस। अच्छा उसी तरीके से सी तुम कैसे डिफाइन करोगे, डी सी बी, इस तरीके से सी बीच में हो जाएगा, क्योंकि सी में एंगल फॉर्मेशन है। तो डी सी बी, डी और बी के बीच में सी को डालना होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा बचा क्या, बी। तो बी एंगल को कैसे लिखोगे, ए बी सी, ऐसे लिखोगे कि बी जो एंगल फॉर्मेशन हुआ है ये किसके लिए हुआ है, ए बी और बी सी रे के वजह से। ए बी रे और बी सी रे बी पॉइंट में मीट हुआ है, मतलब बी तुम्हारा कॉमन पॉइंट है, इसलिए इस पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है। मतलब ए बी सी ये तीनों वर्टिसेस इन्वॉल्व है। मतलब बी पॉइंट, बी एंगल को अगर तुम्हें लिखना होगा, तुम्हें ए और सी का बीच में बी को डालना होगा। ले डाल दो ए और सी का बीच में बी को। देखो चारों एंगल हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, एंगल ए बी सी, एंगल डी सी बी, एंगल ए बी सी, एंगल डी सी बी, और क्या हुआ, एंगल बी ए डी, ठीक है, और एंगल सी डी ए या फिर ए डी सी, कोई भी बोलो, वो फर्क नहीं पड़ता। आगे इसको आगे लिखो या इसको आगे लिखो, वो फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ देखना होगा ये बीच में है कि नहीं है, जिस पॉइंट में एंगल फॉर्मेशन हुआ है वो बीच में है कि नहीं है, ये देखना होगा तुमको, ठीक है। हो गया सवाल नंबर 2। देखो 2 नंबर वाला सवाल क्या दिया है, इन द क्वेश्चन इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट। अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। तो देखो डायग्राम कैसा हुआ है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले डायग्राम को। डायग्राम कुछ इस तरीके का है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है और बीच में से ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अभी पॉइंट को देखते हैं, ये ओ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये एफ पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे दोनों पॉइंट दिया हुआ है, एक तो बी पॉइंट दिया हुआ है, एक तो ई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डी पॉइंट दिया हुआ है और बीच में ए पॉइंट दिया हुआ है और बाहर में इस यहाँ पे सी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। लगभग इस तरीके का डायग्राम है। देखो सवाल क्या है, तीनों सवाल दिया हुआ है। पहला वाला सवाल ए वाला सवाल क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट। अच्छा पॉइंट को लिखना होगा, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। डी ओ ई मतलब क्या है, देखो डी ओ ई मतलब इस एंगल का बात कर रहा है वो। डी ओ ई मतलब क्या, ये तुम्हारा क्या है, ये इस एंगल का बात कर रहा है वो। डी ओ और ई ये इस एंगल का बात कर रहा है। ये इंटीरियर मतलब क्या, बीच में, मतलब इस एंगल का बीच में ये तुम्हें पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट है। तो देखो डी ओ ई एंगल के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट है, सिर्फ ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट, क्योंकि बी और ई ये दो जो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट तुम्हारे रे के ऊपर है। तो देखो ओ ये वाला जो रे है, बीच में से जो रे निकला है, ये वाला जो रे है ना, इस रे के ऊपर बी और ई पॉइंट है। ये तो बीच में नहीं हो ना, बीच में आप किसको बोलेंगे, जब दोनों रे का बीच वाला पोर्शन में जो पॉइंट रहेगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला एक ठो रे है और ये वाला एक ठो रे है, तुम्हें एंगल डी ओ ई बोला है ना। डी ओ ई एंगल कौन सा वाला एंगल है, देखो डी ओ ई मतलब इस एंगल का बात कर रहा है, जो हम बोल्ड करके जो दिए, इस एंगल का बात कर रहा है, एंगल डी ओ ई ये वाला एंगल का बात कर रहा है। ये एंगल का इंटीरियर है, मतलब अंदर तरफ, इस तरफ, ये वाला
एरिया में कौन सा वाला पॉइंट है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, ए है, क्योंकि बी और ई को तुम नहीं लिख सकते, क्योंकि बी और ई तुम्हारा रे के ऊपर आ रहा है, एकदम रे के ऊपर बैठा है, ये तो बीच में नहीं है ना, दोनों रे के बीच में, दोनों रे का बीच में जो रहेगा वही तुम्हारा इंटीरियर है, तो दोनों रे का बीच में तुम्हारा सिर्फ ए ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ए होगा, पॉइंट ए है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर बी, सवाल नंबर बी देखो क्या दिया है, पॉइंट्स एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ दिया हुआ है, मतलब ये ई है, ये ओ है, ये एफ है, मतलब ये वाला जो एंगल है ई ओ एफ, ये वाला एंगल का एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, बाहर तक, मतलब ये वाला जो एंगल है ई ओ एफ, ये एंगल का बाहर तो एक सी पॉइंट है, सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट है, ए पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये सब बाहर है, देखो सी होगा, पॉइंट सी होगा, ठीक है, पॉइंट ए होगा और पॉइंट डी होगा, यही बाहर पॉइंट होगा, क्योंकि तुम ठीक से सवाल को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ई ओ एफ ये जो एंगल है, इस एंगल का एक्सटीरियर मतलब बाहर, मतलब ये ई ओ एफ ये जो एंगल है, इस एंगल का बाहर के बात कर रहा है, बाहर कितना पॉइंट है, तो बाहर एक सी पॉइंट होगा, ठीक है, एक डी पॉइंट होगा और एक ए पॉइंट होगा, क्योंकि बी और ई को तुम नहीं ले सकते, क्योंकि बी और ई तुम्हारा इस रे के ऊपर आ रहा है, ठीक है, और डी को तुम क्यों लिए, क्योंकि डी भी रे के ऊपर है, ये सही है, लेकिन डी पॉइंट तो इस रीजन के बाहर है ना, इसीलिए हम डी को लिए। तुम बी और ई को नहीं ले सकते, दो रीजन है, पहली रीजन ये दो पॉइंट तुम्हारा रे के ऊपर आ रहा है, दूसरा रीजन क्या है, तुम्हें जो एंगल ई ओ एफ बताया, तो ई ओ एफ इस रे के ऊपर ही बी और ई पॉइंट है, इसलिए तुम बी और ई को नहीं ले सकते, समझ में आ रहा है। और डी को क्यों ले सकते हो, क्योंकि डी भी रे के ऊपर है, इस रे के ऊपर भी डी पॉइंट है, लेकिन ये रीजन के तो बाहर है ना, रीजन के तो अंदर नहीं है, इसीलिए मतलब तीनों आंसर होगा तुम्हारा सी ए डी, ये तीनों पॉइंट तुम्हारा इस रीजन के बाहर है, इस एंगल का बाहर है, मतलब सी होगा, ए होगा और डी होगा, ठीक है। नंबर सी वाला क्वेश्चन क्या दिया है, ऑन एंगल ई ओ एफ, मतलब ऑन एंगल ई ओ एफ मतलब क्या, ई ओ एफ मतलब ये जो एंगल है, इस एंगल के ऊपर कौन सा पॉइंट है, ऊपर, बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, ऊपर तुम्हारा दो ही, यहाँ पे दो पॉइंट पहले देखने को मिलेगा, एक बी होगा, एक ई होगा, ये ऊपर होगा, ये एफ भी ऊपर होगा, ठीक है ना, और ये ओ ये भी ऊपर होगा, मतलब चारों पॉइंट होगा यहाँ पे तुम्हारा, ई होगा, ओ होगा, बी होगा, एफ होगा, ई ओ बी एफ, ये चारों पॉइंट तुम्हारा एंगल ई ओ एफ के ऊपर होगा। देखो ई ओ एफ ये जो एंगल है, इस एंगल के ऊपर बोल रहा है, ऊपर मतलब क्या, जो रे के ऊपर है वही पॉइंट बोल रहा है, तो रे के ऊपर ये बी पॉइंट है, ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है और यहाँ पे ओ पॉइंट भी है, ये भी रे के ऊपर, मतलब ये चारों पॉइंट होगा, ई ओ बी एफ, समझ में आ रहा है। तो सवाल नंबर 2 भी खत्म, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 3 में आते हैं, देखो सवाल नंबर 3 क्या दिया है, 3 में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है, डायग्राम ड्रॉ करना होगा तुमको, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके हिसाब से तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो सवाल नंबर 3, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 देखो क्या दिया है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ द टू एंगल्स सच दैट दे हैव, अच्छा दो एंगल तुम्हें ड्रॉ करना होगा, दो एंगल ड्रॉ करना होगा और कंडीशन कुछ दिया हुआ है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए तुम्हें दो एंगल ड्रॉ करना है। देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, ए का, वन पॉइंट इन कॉमन, दो एंगल तुम इस तरीके से ड्रॉ करोगे ताकि एक पॉइंट कॉमन हो, ठीक है, ठीक से पढ़ो, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल तुम्हें ड्रॉ करना होगा इस तरीके से ताकि उनमें एक पॉइंट तुम्हारा कॉमन हो, एक पॉइंट तुम्हें कॉमन दिखाना होगा। तो कैसे तुम ड्रॉ करोगे, दो एंगल ड्रॉ करना होगा जिनमें से कि एक पॉइंट तुम्हारा कॉमन है, ठीक है। तो देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो पहले तुम ऐसे, तुम सब कुछ क्या है रूलर से ड्रॉ करोगे, ठीक है, कोई भी रफ ऐसे नहीं करोगे, सब रूलर से पेंसिल से ड्रॉ करोगे, क्योंकि ये जियोमेट्री है। मान लो तुम इस तरीके से एक तो रे ड्रॉ किए, ठीक है, उसके बाद इस तरीके से एक तो रे ड्रॉ किए, ठीक है, उसके बाद इसको नीचे उतार दिए, यहाँ पे सी पॉइंट डालो, तो इस तरीके से एक तो रे ड्रॉ किए, ठीक है, उसके बाद यहाँ से और एक तो रे उतार दिए, इसको डी पॉइंट दिए, इस तरीके से ये रे ड्रॉ किया। देखो यहाँ पे तुम्हारा दो एंगल फॉर्मेशन हुआ, तुम्हें सवाल क्या पूछा है, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है दो एंगल का जिनमें से कि एक पॉइंट तुम्हारा कॉमन हो। तो देखो तुम दो एंगल अगर ड्रॉ किए, देखो यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो देखो इस एंगल के लिए, ये दो एंगल के लिए क्या है, ये वाला तुम्हारा कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो एक एंगल हो गया, ठीक से समझो,
ये दो जो एंगल तुम कंसिडर कर रहे हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब तुम कंसिडर कर रहे हो तब ये तुम्हारा कॉमन पॉइंट है, ठीक है। जब तुम इस एंगल को इस एंगल के साथ कंसिडर कर रहे हो तो तब भी तुम्हारा ये कॉमन पॉइंट है। मतलब क्या, तुम दो ठो एंगल यहाँ पे ड्रॉ किए, ये दो मिलके एक ठो एंगल और ये दो मिलके एक ठो एंगल, दो ठो एंगल ड्रॉ किए जिनमें से वो तुम्हारा कॉमन पॉइंट है, मतलब सिंगल कॉमन पॉइंट है। दो ठो एंगल के लिए ये तुम्हारा कॉमन पॉइंट है। तो सवाल यही पूछा है कि एक डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करो जिनमें दो एंगल रहेगा लेकिन एक पॉइंट कॉमन रहेगा। तो देखो तुम दोनों एंगल ड्रॉ किए, ये दो एंगल के लिए भी एक कॉमन पॉइंट, तो पहला वाला एंगल हो गया। ये दो एंगल के लिए भी वो तुम्हारा कॉमन पॉइंट है, तो एक ठो एंगल हो गया। ये दो एंगल के लिए कॉमन पॉइंट ओ, एक ठो एंगल हो गया। और जब इन दोनों के तुम एंगल का कंपैरिजन करोगे तब भी तुम्हारा ओ तुम्हारा कॉमन पॉइंट है। मतलब क्या, दोनों एंगल ड्रॉ किए जिनमें सिर्फ एक ठो कॉमन पॉइंट हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लो हम लोग ए को दिखा दिया, मान लो हम सी को दिखाएंगे। सी बी वाला होमवर्क करोगे, सी वाला ड्रॉ करेंगे। देखो सी में क्या है, 3 कॉमन पॉइंट, 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 ठो कॉमन पॉइंट रहेगा। सी में क्या, 3 ठो कॉमन पॉइंट रहेगा। तो कैसे ड्रॉ करोगे, देखो 3 ठो कॉमन पॉइंट, देखो अच्छा इस तरीके से ड्रॉ करो। देखो ये पहला वाला रे है, इसको नाम दे दो ओ। तुम कोई भी नाम दे सकते हो अपने मन से। तुम अगर ओ ना देना चाहोगे, मान लो बी दे देंगे, क्या नाम दोगे वो तुम्हारे हिसाब से है, अपने मन से नाम देना, ठीक है। ये एफ है, यहाँ पे और एक पॉइंट दिखा दोगे, ये सी है, ठीक है। यहाँ से एक ठो रे बना दो ऐसे करके, मान लो इसका नाम दिया हम ए, ठीक है। यहाँ से और एक ठो रे नीचे उतार दो, मान लो यहाँ पे इसका नाम दिया हम बी, ठीक है। देखो तुम्हें करना क्या है, 2 ठो एंगल ड्रॉ करना है, 2 ठो एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन 3 ठो कॉमन पॉइंट रहेगा, क्योंकि सी में 3 ठो कॉमन पॉइंट पूछा है। तो देखो 2 ठो एंगल लेकिन 3 ठो कॉमन पॉइंट। देखो यहाँ पे 2 ठो एंगल ही हुआ है, यहाँ पे एक ठो एंगल फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे एक ठो एंगल फॉर्मेशन हुआ है। तो 2 ठो एंगल फॉर्मेशन हुआ, लेकिन 3 ठो कॉमन पॉइंट रहेगा। कैसे पता चलेगा, देखो जब तुम इन दोनों एंगल को कंपेयर करोगे तो तुम्हारा 3 ठो कॉमन पॉइंट आ रहा है। देखो ए कॉमन पॉइंट आ रहा है, सी कॉमन पॉइंट आ रहा है, एफ कॉमन पॉइंट आ रहा है। तीनों पॉइंट हम दिए, तीनों कॉमन पॉइंट आ रहा है। देखो 2 एंगल तुम कंसीडर करो, ये वाला एंगल कंसीडर करो, ये वाला एंगल कंसीडर करो। तो 2 ठो एंगल ड्रॉ किए हम, 2 ठो एंगल ड्रॉ करने बोला था, लेकिन कॉमन पॉइंट रहेगा 3 ठो। जब तुम इस एंगल के साथ इस एंगल कंपैरिजन करोगे, देखो तुम्हारा 3 ठो कॉमन पॉइंट आ रहा है। कैसे, देखो जब तुम ये वाला एंगल देखोगे, मतलब ए बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जब तुम देखोगे, तुम्हारा कितना कौन सा पॉइंट आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, एफ आ रहा है ना। तुम ठीक से देखो, जब इस पॉइंट को, इस एंगल का बात कर रहे हो तुम, इस एंगल का जब तुम बात कर रहे हो, तब ए पॉइंट आ रहा है, बी पॉइंट आ रहा है, सी पॉइंट आ रहा है, एफ पॉइंट आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, एफ आ रहा है। जब तुम इस एंगल को बात कर रहे हो, मतलब इस एंगल का बात कर रहे हो, ये वाला एंगल की जब तुम बात करते हो, कौन सा वाला पॉइंट आ रहा है, सी आ रहा है, एफ आ रहा है, बी आ रहा है, ई आ रहा है। देखो सी आ रहा है, बी आ रहा है, एफ आ रहा है, ई आ रहा है। तो देखो 3 ठो कॉमन हो गया। यहाँ पे देखो बी है, ये एक ठो कॉमन हो गया, सी है, ये भी एक ठो कॉमन हो गया, उसके बाद देखो एफ है, ये भी एक ठो कॉमन हो गया। देखो तीनों कॉमन पॉइंट हो गया। मतलब क्या, 2 एंगल 3 कॉमन पॉइंट, ठीक है। यही पूछा था। सवाल समझ में आया सवाल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो हम ई वाला करेंगे, लास्ट वाला। देखो ई में क्या पूछा है, 2 एंगल ड्रॉ करना है जिसमें एक ठो रे कॉमन रहेगा, जिनमें से एक ठो रे कॉमन रहेगा। 2 एंगल लेकिन एक रे कॉमन होगा। देखो ये बहुत ही ईजी है। ये कैसे करोगे, देखो ये वाला एक ठो रे ड्रॉ करोगे, देखो हम ठीक से दिखाते हैं। ये वाला एक ठो रे ड्रॉ करोगे, ऐसा एक ठो रे ड्रॉ करोगे, ठीक है। मान लो इसका नाम हम ओ दे दिए, इसका नाम हम दे दिए सी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा एक ठो रे ड्रॉ करोगे, इसका नाम दे दिया मान लो बी, और बीच में से एक रे ड्रॉ कर दोगे ऐसे, मान लो इसका नाम दिया ए। देखो पूछा क्या है, 2 एंगल होगा, एक रे कॉमन होगा बीच में। 2 एंगल बनाओगे और एक रे कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे देखो तुम दोनों ही रे बनाए, यहाँ पे एक ठो रे बनाए, सॉरी यहाँ पे एक ठो एंगल बनाए, यहाँ पे एक ठो एंगल बनाए, तो 2 ठो एंगल हुआ, ठीक है। एक ठो रे कॉमन रहेगा। कौन सा कॉमन रे है, देखो ये ओ ए जो है ना, ये ओ ए रे तुम्हारा कॉमन है। क्यों, देखो जब तुम इस एंगल का बात कर रहे हो ना, मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी का जब तुम बात कर रहे हो, एंगल ए ओ बी, तब इस एंगल के लिए तुम्हारा क्या, ओ ए तुम्हारा रे है। जब तुम ए ओ बी मतलब इस एंगल का बात कर रहे हो, तब तुम्हारा ओ ए रे है। इसमें तुम्हारा कौन सा वाला रे, ओ ए रे है, ये ओ ए रे है, ठीक है। जब तुम इस एंगल का बात कर रहे हो, मतलब ए ओ सी, इस एंगल का बात कर रहे हो, तब भी तुम्हारा देखो ओ ए एक ठो रे है। क्योंकि जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या, 2 या 2 से ज़्यादा रे से बनता है। ये तो पहले ही पढ़ाए थे,
ठीक है। तो जब तुम ए ओ बी इस एंगल का बात कर रहे हो तब तुम्हारा ओ ए रे है इसमें। जब तुम इस एंगल का बात कर रहे हो ए ओ सी इस एंगल की जब तुम बात करो तब भी तुम्हारा ओ ए रे है, मतलब ओ ए तुम्हारा क्या हो गया, कॉमन रे हो गया। मतलब क्या, एक ठो रे कॉमन है। समझ में आ रहा है बात। तो इसलिए ये डायग्राम क्या डिफाइन करता है कि यहाँ पे दो ठो एंगल है जिनमें से क्या ये ओ ए रे है, कॉमन है। तो यही पूछा है तुम्हें सवाल में कि दो ठो एंगल बनाओ जिनमें से एक रे कॉमन है। तो यहाँ पे ओ ए रे तुम्हारा कॉमन है। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसी के हिसाब से तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि इंस्ट्रक्शन सेटिस्फाई हो। जैसा इंस्ट्रक्शन वैसा डायग्राम। ठीक है। तो ये 4.3 एक्सरसाइज खत्म। छोटा एक्सरसाइज है, ठीक है। तो चलो एक एक्सरसाइज खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4 करेंगे। एक्सरसाइज 4 भी छोटा ही है, ठीक है। यह भी खत्म कर देंगे एक्सरसाइज 4.4 नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।